दोस्तों नमस्कार। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल जब संविधान लिखा जा रहा था उस वक्त संविधान सभा में यह चर्चा खासी लंबी हुई थी। क्या वाकई इस देश में चुनाव के आसरे देश की राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक दलों की विचारधारा के अनुरूप बदल सकती है? यानी किसी राजनीतिक दल की कोई विचारधारा हो तो क्या वह सत्ता में आने के बाद इस देश की उस विचारधारा को बदल भी सकती है जिस विचारधारा को सोचकर मौजूदा वक्त में संविधान को लेकर चर्चा की जा रही है? शायद तब यह सवाल इस रूप में सामने उभरा नहीं था कि इस देश के भीतर में देश को लेकर ही ऐसी ऐसी विचारधाराएं उभरेंगी जो राजनीतिक तौर पर सत्ता को पाने के लिए जनता के सामने कुछ ऐसे सवालों को खड़ा कर देगी जहां पर यह जनता को तय करना होगा या फिर जनता को बट जाना होगा वह किस विचारधारा के साथ खड़ी है और वह सोचती है क्या वाकई इस देश के भीतर में फला राजनीतिक दल के आश्रय उसी विचारधारा के जरिए देश को होना चाहिए। यानी सवाल संविधान का आ सकता है। संविधान के दायरे के तहत या संविधान की परिभाषा को गढ़ते वक्त शायद यह सवाल संविधान सभा ने कभी सोचा ही नहीं कि इस देश में संविधान भी चुनावी राजनीति का मुद्दा हो सकता होगा। लेकिन बीते दिनों देखिए संविधान ही देश का मुद्दा बनता चला गया। और मौजूदा वक्त का सच तो यह भी है कि इस देश में जनता या कहें वोटर वह दो धाराओं के बीच आकर खड़ा हो चला है। उसे पता है कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा क्या कहती है, क्योंकि इस बात का खूब जोर शोर से कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि सबसे पुराने राजनीतिक दल के तौर पर मौजूद कांग्रेस ही यह सवाल उठाती है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है जो संविधान के साथ नहीं है, क्योंकि संविधान को गढ़ने में और इस देश के आजादी के संघर्ष करने में उनकी अपनी पहल नहीं रही। और इस देश के संविधान को लेकर भी यह माना गया कि दरअसल ये पश्चिमी सभ्यताओं से प्रभावित है, यानी वेस्टर्न थिंकर्स इस पर प्रभावी शुरू से रहे। शायद इसीलिए एक लंबे कार्यकाल के दौर में जब जब संविधान का जिक्र हुआ माना तो यही गया जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी संविधान के आश्रय ही इस देश की सियासत को साधेगी। लेकिन देखिए 75 बरस पूरे हो गए गणतंत्र दिवस के और अब दिल्ली का चुनाव है। तो दिल्ली का चुनाव सिर्फ दिल्ली का चुनाव है, जबकि दिल्ली कोई राज्य के तौर पर स्थापित नहीं है। दिल्ली की मौजूदगी किसी राजनीतिक दल को यह ताकत भी नहीं देती है कि अगर उसका मुख्यमंत्री बन जाए तो दिल्ली के बारे में वो सारे निर्णय ले ले, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। इसकी सुरक्षा का जिम्मा देश के गृह मंत्रालय के पास है, यानी देश के गृह मंत्री दिल्ली की सुरक्षा का बंदोबस्त सुरक्षा कर्मियों के जरिए करेंगे, दिशा निर्देश उन्हीं के होंगे। इस देश के भीतर में केंद्र शासित राज्य में चुने हुए मुख्यमंत्री का महत्व दिल्ली में तो और ज्यादा कम है, क्योंकि यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हीं के पास ताकत है। अगर उन्होंने किसी भी ऐसी फाइल पर साइन नहीं किया जो राजनीतिक वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनता से किया हो तो चाहकर भी और विधानसभा बार बार बुलाकर भी प्रस्ताव पास कराकर भी वह दिल्ली में अपनी बात को लागू करा ही नहीं सकते। तो एक सवाल यहां पर हर जहन में होना चाहिए, क्या वाकई संविधान सभा में इस बात की कोई चर्चा कभी रही? बिल्कुल नहीं। किसी ने सोचा ही नहीं था कि चुना हुआ मुख्यमंत्री इतना कमजोर हो भी सकता है। लेकिन फिर अगला सवाल है, तो दिल्ली का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है, दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को देश के आंदोलन, आजादी के आंदोलन और संविधान को बनाने और गढ़ने से लेकर इस देश को किस तरीके से चलाया जाए उसकी पूरी जड़ों को उसने सींचा, आगे बढ़ाया। ये कहने से वो चूकती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी नहीं विचारधारा है, इसे बाखूबी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच एक तीसरी धारा निकल कर आई जिसने खुले तौर पर ऐलान किया कि दरअसल उनकी विचारधारा तो इस देश की जनता के साथ है और ये मॉडल या यह विचारधारा उसके साथ जनता को खड़े होना होगा, क्योंकि जनता का पैसा जनता के बीच जाए या जनता का पैसा
सत्ता के कॉरपोरेट मित्रों के पास जाए, यह एक नई विचारधारा उभर कर सामने लाई गई। सवाल है कि क्या वाकई दिल्ली का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है? यकीनी तौर पर मौजूदा वक्त की परिस्थितियों में एक के बाद एक 3 मैनिफेस्टो बीजेपी ने रखे हैं। आखिरी मैनिफेस्टो रखने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह सामने आए। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए योगी से लेकर मोदी तक चुनाव मैदान में आपको नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में कई कैबिनेट और मिनिस्टर्स आपको नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक और इसमें उनकी सत्ता चूंकि पंजाब में है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की पूरी सत्ता ही दिल्ली में चुनाव प्रचार के मैदान में कूद चुकी है, तन मन धन से। और इन सब के बीच कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि उसकी राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है, वो सिकुड़ती जा रही है। तो क्या दिल्ली के चुनाव के आसरे जिन बातों का वह जिक्र कर रही है, या दिल्ली चुनाव के बीच में जिन बातों का वो जिक्र कर रही है, वो बातें क्या वाकई इतनी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के चुनाव परिणाम इस देश की सियासत पर असर डालने वाले हैं? और इसका एहसास मोदी और शाह हो, राहुल गांधी या उनके साथ खड़े कांग्रेस की टीम हो, या फिर अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, सभी को हो चला है। दरअसल यह एक ऐसा चुनाव है जिसके दायरे में शायद भारत के भीतर की राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई और वोट बैंक के साथ खड़े होने की सोच तीनों एक साथ आकर खड़ी हो गई। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जीत हार का मतलब शायद भारत की राजनीति पर सीधा असर है। बीजेपी की जीत हार का मतलब शायद उनकी अपनी राजनीति और उनकी अपनी राजनीतिक बिसात पर आने वाले वक्त को लेकर कौन सी चाल कैसे चलनी है, वह तय होना है। कांग्रेस की जीत हार उसकी अपनी राजनीति का सिकुड़ना, और जब वह सीधे बीजेपी आरएसएस को निशाने पर लेते हैं तो उसके बीच में एक छाया के तौर पर अरविंद केजरीवाल का विरोध करना बीजेपी का और मोदी का, वह छाया आकर खड़ी हो जाती है। इन तीन धाराओं के बीच में आज चल लीजिए, क्योंकि दिल्ली का चुनाव यूं तो कुछ भी नहीं है। एमसीडी का चुनाव भी बड़ा चुनाव है दिल्ली में, जहां पर एक ताकत है, जहां पर जिम्मेदारी है। लेकिन यहां कोई जिम्मेदारी या ताकत इस रूप में है नहीं। आप पहली लाइन ही कह सकते हैं कि दिल्ली में सरकार तो बीजेपी ही चला रही है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर उसी का है। और दूसरा सवाल यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव नहीं जीत रही थी तो यह उसके लिए लाभदायक इसलिए था क्योंकि दिल्ली का मैसेज एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हानि पहुंचा सकता था। जो अलग अलग राज्यों में सत्ता रहते हुए बीजेपी जो करना चाहती थी वो कर नहीं पाई। गुजरात मॉडल ने इस देश को क्या दिया, मध्य प्रदेश के मॉडल में क्या दिया, छत्तीसगढ़ में भी लंबे वक्त तक बीजेपी रही, लेकिन मिला क्या? इस देश के भीतर में बीजेपी शासित 10 से 20 बरस तक रहने के बावजूद भी वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें बीजेपी ने राष्ट्रीय तौर पर अपनी कोई उपलब्धि बताई नहीं, या फिर बता पाने की स्थिति में वो आई नहीं। कांग्रेस के पास भी सिर्फ अतीत के पन्ने हैं। उन अतीत के पन्नों के आश्रय वो ये कह सकती है कि हमने अतीत में इस देश को गढ़ा है, प्रशासनिक तौर पर गढ़ा है। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कालखंड में वो इस देश की इकोनॉमी, इस देश की संस्कृति, इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, इस देश में किसान मजदूर के हालात, इस देश के भीतर में मनरेगा से लेकर शिक्षा का अधिकार, तमाम बातें आ सकती है उभर के। लेकिन यह दिल्ली का चुनाव इस वक्त क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और इस दिल्ली के चुनाव के आसरे जो ताना बाना इस देश की राजनीतिक सियासत में बुना जाना है, उसका क्या असर है, और क्यों ये लड़ाई लड़ी जा रही है हर राजनीतिक दल के जरिए कि दरअसल हमारी विचारधारा का जीतना जरूरी है। इस विचारधारा के मतलब और मायने क्या क्या हो सकते हैं, आज इस बात को जरा सुन लीजिए। लेकिन सबसे पहले आज ही अरविंद केजरीवाल ने जब कहा इस देश में दो ही धाराएं, एक धारा इस देश में जनता के पैसे को कॉरपोरेट के हाथ में थमाने की है, और दूसरी धारा इस देश के पैसे को जनता के हाथ में देने की।
मुझे लगता है ये चुनाव केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव दो किस्म की विचारधाराओं का चुनाव है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। ये चुनाव है कि जनता को ये तय करना है कि देश का और राज्य का सरकारी खजाना और सरकारी पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, किस पे खर्च होना चाहिए, कैसे खर्च होना चाहिए। केजरीवाल जानते हैं दिल्ली का चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य को तय कर देगा। दिल्ली में अगर वो हार गए तो फिर पंजाब भी जल्द ही गंवा बैठेंगे। लेकिन दिल्ली में हार का मतलब शायद अपनी राजनीतिक जमीन बनाने और बचाने की जो राजनीति टैक्स पेयर के पैसे से ही, सरकारी खजाने से ही, और दिल्ली में चूंकि टैक्स जो जमा होता है वह दूसरे राज्यों की तुलना में और यहां की जनसंख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा है, और दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय देश के तमाम राज्यों से कहीं ज्यादा है। इस देश के औसत प्रति व्यक्ति आय से भी 4 गुना ज्यादा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय है। बावजूद इसके दिल्ली के भीतर का मॉडल टकराता है उस मॉडल से जो प्रधानमंत्री मोदी कॉरपोरेट के हवाले पूंजी को करते हैं, और जो आंकड़ा कांग्रेस लगातार या कहें राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि बीते 10 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपया इस देश के कॉरपोरेट को बांट दिया गया और सरकार ने उसे माफ कर दिया, उसका भी नया आंकड़ा सामने आया कि दरअसल बैंकों ने यह जानकारी दी आरबीआई के जरिए कि जो 16 लाख करोड़ कॉरपोरेट को बांटे गए उसमें से सिर्फ 16.6%, 16.6% ही वापस हो पाया और बाकी वापस नहीं हो पाया। यानी 16 लाख करोड़ में से तकरीबन 2 लाख करोड़ मान लीजिए यही वापसी हो पाई, बाकी 14 लाख करोड़ रुपए वापसी नहीं हो पाई। यह एक औसत आंकड़ा है जो आरबीआई जानकारी देती है। तो इसका एक मतलब तो बहुत साफ है कि एक तरफ बड़ा अपराध और उसकी एवज में बिना विजन का अपराध, और इन दो लड़ाइयों के बीच में कांग्रेस अपनी मौजूदगी अतीत के स्वर्णिम अक्षरों को दोबारा से स्वर्णिम बनाने की दिशा में बढ़ना चाहती है। तो यह तीसरी धारा कहां पर कैसे टिकेगी, और इस देश के भीतर शायद सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों के साथ जो जनता जी रही है और उसके सामने जो मुश्किल हालात है, जो सामाजिक ताना बाना बुना गया इस देश में संविधान को बनाते वक्त, और ये कहते हुए कि इस देश को धर्म से नहीं चलाया जा सकता है, इस देश में किसी भी समुदाय विशेष को यह हक नहीं है कि उसकी विचारधारा हर कोई मानने लग जाए। लेकिन एक झटके में भारत की राजनीति बदली है। बीते 10 वर्षों का किस्सा अनकहा नहीं है जिसमें इस देश के सत्ताधारी पार्टी को मुस्लिमों की जरूरत नहीं है, ना उसके वोट की जरूरत है और ना ही उसके मांगों को पूरा करने की जरूरत है। सबका साथ सबका विकास चलेगा, लेकिन सामाजिक ताना बाना कैसे टूटा है, और उन सब के बीच धर्म के आश्रय और धर्म के आश्रय फिर जाति के आश्रय, और उसमें भी ब्राह्मणवाद की सोच और दलितों की परेशानी, ये सारे सवाल अनसुलझे से नहीं है। तो क्या दिल्ली का चुनाव चाहे अनचाहे उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, जहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश को चलाने के लिए जो संविधान ने चुनाव के जरिए सोचा, संविधान सभा के भीतर जो चर्चा हुई, उससे हटकर मौजूदा वक्त में वो परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई हैं। क्योंकि यह परिस्थिति सिर्फ उस मॉडल के आश्रय नहीं है जहां पर जिक्र केजरीवाल ने किया, एक मॉडल और आगे आता है। उस मॉडल का मतलब शायद इस देश में राज्यों को कैसे चलाया जाए और लोकतंत्र के जो अलग अलग पिलर हैं उनको भी सत्ता अगर अपने हाथ में अपनी संवैधानिक ताकत के साथ दबोच ले तो फिर क्या बचेगा। यह सवाल इसलिए दूसरा निकल कर आता है कि अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव हारते हैं तो जाहिर है उनका राजनीतिक भविष्य और शायद उनके साथ साथ इस देश के छत्रपों की राजनीति सिकुड़ेगी, सिमटेगी।
और यह सवाल चूंकि दिल्ली मॉडल से निकल कर आया कि लाभार्थी का मतलब होता क्या है, उससे कितना लाभ मिलता है, यानी नौकरियां सबको नहीं देंगे लेकिन नौकरी की एवज में कुछ पैसा दे देंगे। किसानों को लागत के अनुसार काम नहीं देंगे या उसके अनुसार कीमत नहीं देंगे, एमएसपी भी कानून नहीं बनाएंगे, लेकिन किसानों को किसान सम्मान निधि बांट दिया जाएगा। तो दिल्ली में बिजली पानी से शुरू हुई प्रक्रिया, सफर मुफ्त कराने से परिस्थिति, इस देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा बुजुर्गों को कराने की सोच, ये तमाम परिस्थिति क्या देश को चलाने के लिए जो सत्ता चुनी जाती है उसमें सभी वोटरों की बराबर भागीदारी है या नहीं है, या फिर एक टैक्स पेयर से टैक्स का पैसा लेकर दूसरे तबके को जिसके पास ना रोजगार है ना कुछ है उसे बांटने की प्रक्रिया, एक नया तरह का समाजवाद दिल्ली ने दे दिया और उसके बाद तमाम राज्यों में चुनाव में यह बात फैलती चली गई। तो इस राजनीति का अंत क्या दिल्ली के भीतर से लिखा जाएगा, यह अलग मसला है कि आम आदमी पार्टी के समानांतर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में खुलकर बखान किया है कि हम क्या क्या दे सकते हैं, और उनकी फहरिस्त भी कोई छोटी नहीं है। बीजेपी अगर 3 मैनिफेस्टो लेकर आई तो कांग्रेस ने भी 3-4 दिनों तक अलग अलग योजनाओं का ऐलान किया। कभी महिलाओं को क्या देंगे, कभी युवाओं को क्या देंगे, कभी रोजगार कैसे व्यवस्थित करेंगे, हर दिन एक एक चीज लेकर आए जिससे लोगों के जहन में कांग्रेस जिंदा रह सके। तो यहां पर दूसरा सवाल, अगर बीजेपी दिल्ली का चुनाव जीत जाती है तो मैसेज बहुत साफ है कि वह जिस विचारधारा के आश्रय चल रही है वह उस विचारधारा पे अडिग है, और उस अडिग को रहते हुए आने वाले वक्त में जो कांग्रेस से वो टकराना चाहती है, और कांग्रेस के पास सांगठनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, वोट बैंक के तौर पर कोई समीकरण बीजेपी को काउंटर कर पाने की अगर वो मानकर चल रही है नहीं है, तो फिर एक लंबे वक्त तक उस विचारधारा को इस देश की उस सोच के साथ शामिल कर लिया जाए जिस सोच को संविधान सभा में बनाते वक्त माना गया था कि संविधान के मातहत इस देश में सारे अधिकार सबको मिलेंगे, क्योंकि भारत का संविधान दुनिया में शायद इसलिए भी सबसे अलग है, पहली बार महिलाओं को बराबर हक दिया गया, जो अमेरिका का संविधान भी नहीं दे पाया, भारत में दिया गया। समानता का भाव जिस रूप में उभर कर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आया, उसका जिक्र कई जगहों पर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने राइटिंग एंड स्पीचेस में, जो उनकी किताब है कई खंडों की, उसमें किया हुआ है, लेकिन उसको दोहराना की जरूरत आज नहीं है, क्योंकि मसला दिल्ली चुनाव का है। और दिल्ली चुनाव के भीतर का जो बड़ा ट्विस्ट है वो बता रहा है कि हर की राजनीतिक सियासी तौर तरीके दिल्ली के चुनाव से कैसे बदलने वाले हैं, और इसका एहसास हर किसी को है। यानी बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसे अपनी विचारधारा अगर इस देश में लानी है तो स्ट्रेटजिकली उसको 2 रास्तों को पकड़ना होगा। एक रास्ता वो पकड़कर आती चली गई जब 2011-12 में इस देश में करप्शन के खिलाफ अन्ना का आंदोलन हुआ, तो संघ परिवार के लोग कैसे उस आंदोलन को सफल बनाने में जुटते चले गए, और वो पूरी लकीर धीरे धीरे इस दौर में आकर खड़ी हो गई जहां प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई एक चेहरा स्थापित ना हो सके और एक राजनीति समानांतर तौर पे खड़ी ना हो सके जो विचारधारा का सवाल खड़ा करे, इस रूप में कि इस देश के भीतर के तमाम संस्थानों को बीजेपी ने हड़प लिया है। तो उस विचारधारा को भी कुंद करने के लिए केजरीवाल का मॉडल राजनीति जो है, वह जिस बात का जिक्र आज कर रहे हैं वह भी सामने आकर खड़ा हो गया। क्योंकि अगर आप राहुल गांधी को सुनिएगा, जो उन्होंने 10-11 दिन पहले जिन बातों का जिक्र किया कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर में शिफ्ट होती हुई कांग्रेस को लेकर, वो तो चुनौती किसी राजनीतिक दल से ज्यादा भयावह स्थिति वो दिखा रहे हैं। बीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आरएसएस कोई पॉलिटिकल सोच नहीं, बल्कि इन्होंने तो इस देश के भीतर की उस पॉलिटिक्स को ही खत्म कर दिया जिसके आश्रय एक संवैधानिक परिस्थितियों के दायरे में चुनाव होते थे, उसे भी खत्म कर दिया। इसलिए लड़ाई दूसरे हटकर है। राहुल गांधी के इस बात का जिक्र शायद भारत में राजनीतिक परिस्थितियों में किसी चुनाव के आश्रय उस चुनाव की जीत हार के जरिए आने वाले वक्त को तय कर रहा है, यह अंदेशा तो देता है। If you believe
that we are fighting a political organization called the BJP. That we are fighting a political organization called the RSS. You have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. तो राहुल गांधी की यह थ्योरी दिल्ली चुनाव के मद्देनजर यह भी संकेत देती है कि दरअसल बीजेपी क्या चाहती है हर चुनाव में यह ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत आप जो सोच रहे हैं कि चुनाव आप लड़ रहे हैं। जनता यह सोच रही है कि वोट वो दे रही है और उस वोट के आसरे अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को वह विधानसभा या लोकसभा में जो भेजते हैं वो है ही नहीं। तो क्या दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को तय करना है कि केजरीवाल जीते या ना जीते? उसे ही तय करना है कि उसे कौन सी विचारधारा की लड़ाई में अब आने वाले वक्त में आगे बढ़ना है। तो वह अगर बीजेपी चुनाव हार भी जाती है तो भी क्या उसकी राजनीतिक जीत है, और बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो क्या वो राजनीतिक तौर पर अपनी धारा विचारधारा पर अडिग रहते हुए आने वाले वक्त में और ज्यादा एग्रेसिव नजर आने वाली है? 100 बरस हो रहे हैं आरएसएस के। इन 100 वर्षों में कभी इससे पहले कांग्रेस ऐसे सवालों को नहीं उठाती थी, या फिर नेहरू से लेकर इंदिरा और इंदिरा से राजीव गांधी, उस दौर को भी परख लीजिए तो गांधी नेहरू परिवार के किसी व्यक्ति ने इस तरीके की चोट नहीं की जो चोट राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरी सोच यह भी है कि उनके सामने जो राजनीतिक चुनौतियां थी और मौजूदा वक्त में राहुल गांधी के सामने जो राजनीतिक चुनौतियां हैं वह भी तो बिल्कुल अलग है। इसीलिए वो जिक्र उस स्टेट का कर गए जिस स्टेट के डेमोक्रेटिक पिलर्स होते हैं, लेकिन वो पिलर सारे खत्म हो गए। तो क्या इस दौर में कांग्रेस की जीत हार सिर्फ उसको अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की है? क्योंकि 40% वोट से घटते घटते अगर 4% पर आ गया दिल्ली के भीतर कांग्रेस को वोट देने वाला, तो बाकी 36% वोट कहां चले गए और क्यों चले गए? क्या सिर्फ उसी को साथ लेकर चलना है, या फिर एक बड़े दायरे में उस वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाना है जिस वैचारिक लड़ाई के आश्रय इस देश में आजादी के आंदोलन, संविधान को बनाने की प्रक्रिया और इस देश के भीतर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ताने बाने को बुनने का काम चल रहा था? लेकिन लड़ तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी रही है, और बीजेपी जिन सवालों को उठा रही है वह तो कांग्रेस पे नहीं, आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है, और यह कहकर कर रही है कि यह शख्स झूठ बोलता है, जो वादा करता है निभाता नहीं। और देश के गृहमंत्री भाषण जब देते हैं तो उन बातों का जिक्र करते हैं, देखिए इन्हें तो बेल मिली है। हो सकता है आप पुराने पन्ने गुजरात के भी खोलना चाहें, इन्हें बेल मिली। और पिछले दिनों शरद पवार जो बोल गए, जब उन पर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने हमला किया तो उन्होंने भी कहा पहला मिला है हमें गृहमंत्री जो तड़ीपार किया गया था। उस पर बीजेपी के नेताओं ने उन पर हमला जरूर बोला, लेकिन जरा राजनीतिक मिजाज के उस धागे को पकड़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली के चुनाव में कितना बड़ा ट्विस्ट भारत के भविष्य की सियासत को लेकर बुना जा रहा है। इसीलिए गृहमंत्री इन बातों का खुले तौर पर जिक्र करने से चूकते नहीं हैं। कितने एमएलए, एमपी, आप स्वयं, आपका मंत्रिमंडल करप्शन के ही चार्ज में गए, और एक नई टर्मिनोलॉजी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में श्री केजरीवाल ने इसको जन्म दिया है। बेल मिलते ही कहते हैं देखिए मैं तो पाक साफ हूं। केजरीवाल जी, आप ना मुगालते में रहिए, ना जनता को मूर्ख बनाइए। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते। हो सकता है यह सवाल आपके जहन में भी आए, अगर बीजेपी इतना तीखा हमला कर रही है तो वो चुनाव हारेगी क्यों? लेकिन सवाल राजनीति में भविष्य की राजनीति को साधना भी होता है, और दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगर ये परिस्थिति है तो फिर केजरीवाल की राजनीति का जो पूरा मंत्र है उस पूरे मंत्र को बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में शामिल क्यों किया, और इस बात का जिक्र क्यों किया कि हम किसी भी
जो योजनाएं शुरू की गई केजरीवाल उसे बंद नहीं करेंगे? ये सारे सवाल उहापोह की स्थिति पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो 5 बड़े सवाल हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, वो शायद इस देश के भविष्य की सियासत को तैयार कर रहे हैं। इसीलिए दिल्ली का चुनाव एक खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। पहला सवाल अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है। इस देश में अरविंद केजरीवाल ने जिस राजनीति को चलाया, उसमें वो कैसे महात्मा गांधी से पलटते पलटते भगत सिंह तक पहुंचे या बाबा साहब अंबेडकर से पहुंचे, और दोनों की फिलॉसफी को खारिज करके कैसे वह हनुमान मंदिर पहुंचकर और इस देश के भीतर अलग अलग मंदिरों से बुलाकर भगवा वस्त्र ओढ़कर राजनीति का जो पाठ वो करते नजर आए, तो क्या ये आने वाले वक्त में भारत की राजनीति का अंतिम अध्याय तो नहीं होगा, जिसमें इस देश की जनता समझ रही है कि दरअसल ये राजनीति नहीं, ये सिर्फ तत्काल में भावनाओं का उभार है, उसको अपने साथ रखने की कोशिश है। तो एक अध्याय बंद होगा, जिसके बाद इस देश की राजनीति सही मायने में विचारधारा पे लौटेगी, या फिर इसके साथ यह भी सवाल है कि कॉरपोरेट वर्सेस जनता, जिसका जिक्र केजरीवाल खुद ने किया। तो पहला सवाल अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीतिक यात्रा से जुड़ा है, वो चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरा सवाल बीजेपी के साथ जुड़ा है। राजनीतिक तौर पर उसकी अपनी जरूरत, अपनी विचारधारा है, या राजनीतिक तौर पर उसकी विचारधारा भी वही सत्ता है जिस सत्ता की राजनीति को हर राजनीतिक दल साधना चाहती है, और इस देश में छत्रपों ने उसे साधा। तो फिर धीरे धीरे छत्रपों को समाप्त करना और अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए छत्रपों को साथ भी लेना, इन दो रास्तों के बीच बीजेपी चलती रही। तो दिल्ली के चुनाव में वो क्या करेगी, किस रूप में करेगी, सब कुछ उसी के हवाले, क्योंकि इस देश के भीतर में स्टेट इंस्टीट्यूशंस वह भी तो बीजेपी के कब्जे में है। तो दूसरा सवाल, बीजेपी की सत्ता वाली धारा और बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा, दोनों के बीच कौन सा रास्ता वो जीत हार के साथ चुनने वाली है, यह तय होगा। तीसरा सवाल कांग्रेस से जुड़ा है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ये करने से चूकते नहीं है कि दरअसल ये विचारधारा की लड़ाई है, और उस विचारधारा के आसरे आपको दिल्ली के चुनाव में भी खड़े होना है। वो कांग्रेसियों से कहते भी हैं, आपको समझना है ये चुनाव इतना सीधा नहीं है, इसमें आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि इस देश के इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर चुकी पार्टी है, और उसे तय करती है वो खुद ही कौन जीते कौन हारे। तो आप कहाँ खड़े हैं? तो कितनी बड़ी लड़ाई है इन 3 सवालों के इर्द गिर्द। लेकिन चौथा सवाल इस देश में वोटरों का है। इस देश के वोटरों के जहन में क्या तत्काल की जरूरत मायने रखती है, या फिर अब उन्हें समझ में आने लगा है कि भविष्य में उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह अपने दरवाजे पर बैठकर लाभार्थी होकर जीना चाहते हैं, या राजनीतिक तौर पर वह इस देश की सियासत के पूरे आईने को बदल देना चाहते हैं। और पांचवी लड़ाई तो इस देश की उस संस्कृति और उसकी जड़ों से जुड़ी है, जो संयोग से जिसका केंद्र दिल्ली का ही चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के जरिए यह भी तय होना है कि भारत में बहुसंख्य तबके के आश्रय राजनीति साधते हुए इस देश की पारंपरिक और वैचारिक सोच को खत्म करके एक नई परिभाषा इस देश को लेकर भी गढ़ी जा सकती है या नहीं गढ़ी जा सकती है, यह तय दिल्ली के चुनाव में ही होना है। और शायद इसीलिए कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसकी चाबी किसके पास है, शायद ये अब आप समझ चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।